दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। हमारा चित्रकला का जो संपूर्ण निशुल्क बैच चल रहा है, इसके अंदर हमने शुरू कर रखा है चित्रकला की मूलाधार। आज हम पढ़ रहे हैं चित्रण, माध्यम व तकनीक। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण व अच्छा टॉपिक है। जो कला अभिव्यक्ति है, इसके लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए कलाकार को माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के प्रयोग के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। अतः कलाकार को अपने यंत्रों तथा माध्यमों के प्रयोग का उचित ज्ञान होना चाहिए। रंग जो है सूखे तथा गिल्ले दोनों ही प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। और जो वर्तमान में 6 प्रकार के माध्यम प्रचलित है। 6 प्रकार के माध्यम प्रचलित हैं। तो हम देखते हैं 6 प्रकार के माध्यम कौन से हैं। सबसे पहले लेता हूं नंबर 1 पर मैं शुष्क माध्यम। शुष्क माध्यम, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, शुष्क माध्यम यानी सूखा माध्यम। वो रंग, वो कलर जो हम सूखे यूज करते हैं, उनको हम शुष्क माध्यम कहते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से वो सूखे रंग है देखते हैं हम। कि जिन रंगों में कोई गीला या तेलीय पदार्थ नहीं मिला जाता ना, उन्हें हम शुष्क माध्यम कहते हैं। जैसे यहां ज्यादा परिभाषा वगैरह लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस आप सुनते जाओ, समझते जाओ और इन चीजों को देखते जाओ। जैसे कि आटा, रोली, हल्दी, चूना, रामरज आदि। चूना, रामरज आदि, ये जो सभी सूखे रंग है। इस तरह जो सूखे रंग है, इनका हम यूज करते हैं, तो वो हमारी कौन से हो गए? शुष्क माध्यम हो गया। ये वर्तमान में जो है धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि पर काम में लिया जाता है, या रंगोली वगैरह बनाने में काम आते हैं। ये सारे शुष्क माध्यम में शुष्क रंग कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 भाग है, या 2 प्रकार के रंग है शुष्क माध्यम के अंदर। नंबर क में देखिए आप, ये चूर्णित रंग। चूर्णित रंग, चूर्णित रंग में वो रंग है जो कागज कैनवास पर सूखे रंगों से चित्र बनाकर फिक्सेटिव से फिक्स करते हैं। जैसे आप जो सॉफ्ट पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल रंगों का हम यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम फिक्सेटिव लगाते हैं। इस तरह ये जो रंग है वो आते हैं हमारी चूर्णित रंगों में। सूखे रंग जो कैनवास व कागज पर लगाए जाते हैं, और फिक्सेटिव से फिक्स किए जाते हैं। फिक्सेटिव से फिक्स किए जाते हैं, वो हमारे चूर्णित रंग कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा माध्यम आता है। इसी के अंदर दूसरा भाग इसका होता है ऑयल पेस्टल रंग। ऑयल पेस्टल रंग, इसका इस्तेमाल आप सभी को पता है, यानी वे जो सूखे रंगों के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर तेल मिलाकर एक चौक की तरह तैयार कर लिया जाता है, और उनको हम रंग में काम में लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ऑयल पेस्टल रंग। यह भी शुष्क माध्यम में आता है, क्योंकि इस रंग को ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग बनाते समय इस रंग में ना तो पानी मिलाया जाता, ना तेल मिलाया जाता, ये अपने आप में मिक्स रेडी होके आता है।
तो ये हो गया हमारे दो शुष्क माध्यम। अगला है हमारे पास गिल्ले माध्यम। नंबर 2 पर हम देखते हैं गिल्ले माध्यम। गिल्ले माध्यम, गिल्ले माध्यम कौन से होते हैं? जिसके अंदर या तो पानी या तेल वगैरह कुछ मिलाया जाता है। तो गिल्ले माध्यम की कई विधियां हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं अभी। नंबर 1 पर है जल रंग। ये जो जल रंग की विधि है ये गिल्ले माध्यम की विधि है। ये अत्यंत प्राचीन माध्यम है। नंबर 1 बात लिखिए आप, प्राचीन माध्यम। यह प्राचीन माध्यम है। यह पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है। इसके लिए हम हैंडमेड शीट का यूज करते हैं। हैंडमेड शीट इस्तेमाल में ली जाती है। और विदेशी जो व्हाइटमैन कागज है या कॉटराइज शीट, इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। विदेशी व्हाइटमैन कागज का उपयोग भी करते हैं। विदेशी व्हाइटमैन कागज का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये हमारा गिल्ले माध्यम के अंदर नंबर ए पर हुआ हमारा जल रंग। अब देखते हैं हमारा नंबर बी पर दूसरा नाम है टेम्परा। टेम्परा रंग। टेम्परा यह एक अपारदर्शी रंग है। स्थायी है तथा चमकदार है, लेकिन है अपारदर्शी। यह अपारदर्शी। अभी हमने जल रंग देखा, वह पारदर्शी था, यानी उस रंग को लगाने के बाद आर पार दिखाई दे देता है। पहला रंग लगाया, दूसरा उसके ऊपर लगाएंगे तो दिखाई देगा, लेकिन इस रंग में एक बार जो रंग लगा दिया उसके ऊपर दूसरा को रंग लगाएंगे तो नीचे वाला छिप जाता है। इस तरह ये अपारदर्शी रंग है। ये अपारदर्शी रंग है, स्थायी है, स्थायी तथा चमकदार है, यानी इस रंग में चमक बड़ी अच्छी होती है। इतनी चमक है कि जितनी ऑयल पेंटिंग या अन्य जो जल रंग वगैरह है, जितनी चमक नहीं आती जितनी इस पेंटिंग में होती है। ग्लेजिंग के द्वारा इसको अधिक चमकदार बनाया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखिए आप। ग्लेजिंग के द्वारा और अधिक चमकदार बनाया जा सकता है। इसके अंदर इसका उपयोग पायस के द्वारा है था। इसमें पायस का उपयोग होता है, लिख देता हूं। इसमें पायस का उपयोग होता है। उपयोग होता है। पायस का आपको पता होगा पायस कैसे बनता है। जो पायस है पायस इसके अंदर मिलाया जाता है। इसका माध्यमिक रूप में पायस काम आता है। जिस तरह हम जल रंग है, इसके अंदर हम पानी मिलाकर उस रंग को पतला गाढ़ा करते हैं, ऑयल पेंट में ऑयल मिलाते हैं, लेकिन इस टेम्परा के अंदर पायस मिलाया जाता है। इसमें के अंदर टहनियों का दूध लिया जाता है। वृक्षों की टहनियाँ जब तोड़ते हैं तो उसमें दूध निकलता है। टहनियों का दूध, इसका उपयोग होता है। इसमें मोम का मिश्रण मिलाया जाता है। मोम का मिश्रण इसमें मिलाया जाता है। मिश्रण या इसकी जगह आप दूध ले सकते हैं।
दूध है। अंडे की जर्दी है। अंडे की जर्दी, जर्दी का मतलब जो ऊपर सफ़ेद कलर का ऊपर जो छिलका सा होता है उसी को काम में लेना है, पूरा अंडा काम में नहीं लेना, जर्दी। इसके बाद आप गोंद, उड़द की दाल का पानी, उड़द की दाल का जो पानी है उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का उपयोग होता है इसके अंदर। अलसी का तेल तथा अलसी का तेल, इन सभी के मिश्रण से ये पायस तैयार होता है और फिर इस टेम्परा जो रंग है इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसकी जो चित्रभूमि है ये थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और रंग तो आप यूज में लेते हो, इसको थोड़ा देख लो एक बार। चित्रभूमि, चित्रभूमि जो टेम्परा माध्यम है इसके लिए कठोर चित्रभूमि की आवश्यकता होती है। चित्रभूमि जो है कैसे होनी चाहिए, कठोर, कठोर होनी चाहिए तथा जल शोषक हो, कठोर या जो जल शोषक हो, जो रंगों को या जल को अपने अंदर सोख दी हो, वो चित्रभूमि होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। अस्तर लगाए हुए मोटे कागज ले सकते हो आप। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हो, अस्तर लगाए मोटे कागज, अस्तर लगाए मोटे कागज ले सकते हैं आप हार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर कास्ट फलक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कास्ट फलक का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैसोपट का इस्तेमाल किया जा सकता है, गैसोपट। कपड़े आदि यह इस तरह के चित्रभूमि के ऊपर इसको बनाया जा सकता है। इसकी चित्रण की विधि थोड़ी समझा दूं मैं आपको। चित्रण विधि, देखिए चित्रण विधि, चित्रण विधि के अंदर बात करें तो इसमें पहले गहरे रंग लगाए जाते हैं, बाद में हल्के रंग आते हैं। गहरे पहले तथा हल्के रंग बाद में लगते हैं। यह टेक्निक इस तरह चलती है, पहले आप डार्क रंग लगाओगे, लाइट रंग बाद में लगाओगे। अच्छा, इसके बाद इसकी मेन बात है कि इसके अंदर जो हमारी चित्रभूमि है, धरातल है, जो सफ़ेद होती है तो रंगों में अधिक चमक आती है। और इस विधि में रंगों के तानों को मिश्रित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये लिखिए आप, रंगों की तानों को मिश्रित या मिक्स नहीं करते, मिश्रित नहीं किया जाता। यानी रंगों को तो तान लगा दी अलग अलग, वो अलग अलग ही रखी जाएगी, उनको मिक्स नहीं करना आपस में। अब देखते हैं हमारा अगला जो माध्यम है, अगली तकनीक है सी पर देखते हैं, एक्रेलिक। एक्रेलिक, एक्रेलिक जो माध्यम है ये आधुनिक युग का माध्यम है। अभी इस आधुनिक युग में इसका आविष्कार किया गया। ये एक सिंथेटिक व रेजिन माध्यम है। यह आधुनिक माध्यम है। ये सिंथेटिक एवं रेजिन माध्यम है। सिंथेटिक और रेजिन माध्यम है। यह स्थायी माध्यम है। यह स्थायी माध्यम है। इसको जल रंग तथा तेल रंग दोनों की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है।
इसे जल रंग तथा तेल रंग दोनों की तरह काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है, यानी दोनों तरह में काम में लिया जा सकता है। अच्छा, ये हमारा हुआ एक्रेलिक कलर। अब हम देखते हैं आगे वॉश तकनीक। वॉश तकनीक, ये जो वॉश तकनीक है ये जल रंग की एक तकनीक है। जल रंग की तकनीक है, जल रंग की एक तकनीक है। इसका आविष्कार जो है बंगाल शैली में हुआ। आविष्कार बंगाल शैली में हुआ। जब इसमें किसी कलाकार का नाम पूछा जाए तो नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनी अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी वॉश तकनीक को शुरू करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर थे, या अगर शैली का नाम है तो बंगाल शैली। देखिए आगे, इसके अंदर चित्रभूमि मुख्यतः एक मजबूत व मोटे कागज के रूप में काम में ली जाती है, जो कॉटरेज पेपर भी हो सकती है या पानी को नहीं सोखने वाली होनी चाहिए। उसके अंदर एकदम से इतना ना हो कि पानी गिरा और अंदर सोख गया, कुछ देर पानी को रोके रखे, इस तरह की बड़ी होनी चाहिए। चित्र विधि के रूप में हम देखते हैं तो कागज पर पेंसिल से रेखांकन किया जाता है, फिर बॉर्डर जो बोर्ड है उसको हम चिपकाया जाता है किसी बोर्ड के ऊपर, और गीला करके बिछाकर इसके ऊपर टेप लगा दिया जाता है। फिर रेखांकन के ऊपर पुनः रेखांकन किया जाता है कलर से, फिर उसको पानी के टब में डुबो दिया जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है, रंग किया जाता है, फिर वापस डुबो दिया जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रंग और लगाते हैं, फिर वापस उसको डुबो देते हैं। यानी यह प्रक्रिया काफ़ी, जितने बार रंग लगाएंगे उसको अंदर पानी में फिर डुबोएंगे, इस तरह उसको बार बार धोने की प्रक्रिया चलती रहती है। इससे क्या होता है, जो कलर थोड़ा धुंधला जरूर हो जाता है लेकिन एक दूसरे के अंदर अच्छा मिक्स हो जाता है, अपनी इच्छा अनुसार वो कलर अपना स्थान लेते हैं, तो उसके अंदर एक कलर्स के अंदर इस पेंटिंग में कोमलता बनी रहती है, संतुलन है जो अपने आप आ जाता है, क्योंकि कलर को हम निर्धारित स्थान पर नहीं लगाते। एक जगह कलर लगाया लेकिन पानी में डुबोने की वजह से वह थोड़ा इधर उधर फैल गया, तो वह अपने आप लेता है। इसके अंदर गहरी छाया तथा उच्च प्रकाश लगाया जा सकता है बाद में सुखाते टाइम, और आकारों में छोटे आकारों में चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुशल कलाकार हैं, चित्रकार हैं, जो इनको बड़े आकार में भी चित्र कर सकते हैं। तो ये बार बार भिगोने की विधि है एक तरह से वॉश टेक्निक। ये होगी हमारी गीले रंग की विधि। अब हमारी तीसरी विधि के अंदर चलते हैं, तेल रंग। तेल रंग यानी पहले नंबर 1 पर पढ़ी हमने शुष्क या सूखा माध्यम, फिर नंबर 2 पर पढ़ा हमने गिल्ला माध्यम, और तीसरा आ गया हमारा तेल माध्यम। तेल माध्यम यह एक प्राचीन माध्यम है, यह एक प्राचीन माध्यम है। वर्तमान का नया माध्यम नहीं, प्राचीन माध्यम है। ये अंग्रेजों के साथ भारत में आया। अंग्रेजों के समय या साथ कह दो, अंग्रेजों के समय भारत में इसकी शुरुआत होती है। भारत में शुरुआत, इससे पहले अधिकतम टेम्परा जैसे रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता था।
यह भी एक स्थायी माध्यम है। इसे पतला करने के लिए तेल का उपयोग किया जाता है। यह स्थायी माध्यम है। इसे पतला करने के लिए तेल यानी लिनसीड ऑयल या तारपीन का तेल है, इसमें मिलाया जाता है। तेल मिलाया जाता है। इसकी जब हम चित्रभूमि की बात करें तो चित्रभूमि इसके लिए कई प्रकार के धरातलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तेलीय कागज, ऑयल शीट भी करते हैं, कैनवास भी है, हार्डबोर्ड है, प्लाईबोर्ड है, भित्ति है आदि कई प्रकार की चीज़ें ली जाती है। और इन सभी के ऊपर तेलीय कागज के अलावा जितने भी धरातल है सभी पर प्राइमिंग की जाती है। यानी ऑयल शीट तो अपने आप में रेडी है, लेकिन आप कैनवास तैयार करोगे तो कपड़े के ऊपर प्राइमिंग करके तैयार करोगे। दीवार पर या हार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ते के ऊपर भी आप ऑयल पेंटिंग करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप पहले प्राइमिंग करो। प्राइमर करने के बाद इसके ऊपर आप अपनी पेंटिंग या कलर बना सकते हो। इसमें वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है। वार्निश है वो चमक लाने के लिए वार्निश का उपयोग किया जाता है। इसमें चमक लाने के लिए वार्निश का प्रयोग होता है। इसमें वार्निश का प्रयोग होता है। आगे हमारा चौथा माध्यम आ गया मिश्रित माध्यम। मिश्रित माध्यम कई माध्यमों का मिला जुला जो प्रयोग है वह मिश्रित माध्यम कहलाता है। जैसे जल, तेल, एक्रेलिक अथवा कोलाज माध्यमों का साथ साथ जो प्रयोग करते हैं उसे हम मिश्रित माध्यम कहते हैं। कई माध्यमों का मिला जुला रूप या मिला जुला प्रयोग कह लो आप, वो क्या है? मिश्रित माध्यम है। इसके अंदर आप जल, तेल, एक्रेलिक आदि, जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक और आप कह सकते हो पेस्टल रंग, कोलाज आदि कई तकनीकों का इस्तेमाल से आप इस तरह के चित्र बना सकते हैं। मिश्रित माध्यम से चित्रण को माध्यम की सीमाओं से मुक्ति मिलती है। यानी जब आप मिश्रित माध्यम का उपयोग करते हो तो आप किसी एक माध्यम में बंधे नहीं हो कि हम इसी तरीके से हम काम करेंगे। छूट मिलती है आपको अपनी मर्जी से काम करने की। इस कला जगत में सृजन की एक असीमित संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी आप नए प्रयोग कर सकते हो जिसके अंदर बिना कोई सीमा, बिना किसी बाधा के आप आगे बढ़ सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं हमारा एक नया और अलग माध्यम, वो है कोलाज। कोलाज इस जो विधा है, ये तकनीक है, इसका आरंभ लगभग 1909 ईस्वी के आसपास यूरोप में हुआ और वहाँ के महान कलाकार पिकासो ने घनवाद के उत्तरी चरण में किया था। उसे एक मुखौटे जिसमें चिड़िया के जो पंख थे उससे प्रेरणा मिली। कोलाज है, इनके जन्मदाता वैसे माना जाता है जॉर्ज ब्राक को। जन्मदाता की बात करें इसके तो नाम आता है जॉर्ज ब्राक को। लेकिन जब सर्वप्रथम इसके चित्र की बात आती है, प्रथम कोलाज अगर बात करें तो जॉर्ज ब्राक व पिकासो का नाम आता है। पिकासो का नाम भी आता है। तो दोनों ने मिलकर इसको कला को आगे बढ़ाया। इसके अंदर सामग्री की हम बात करें, क्या क्या सामग्री यूज में आती है, कोलाज क्या है? इस सामग्री के अंदर आप ले सकते हो पुराने कागज़,
पुराने कागज, चित्र, अखबार, रेत, गुब्बारे, कागज की लुगदी, छाल, कपास, छाल, कपास, यानी जो भी आपके पास रद्दी का कोई भी सामान पड़ा है वह सब कुछ, सूतली, डोरी, सूतली, डोरी, जालियां, आदि, यानी जो कुछ भी आपके पास पड़ा है वह सब कोलाज के अंदर काम आता है। एक विद्वान हुए कुर्ट सिट्स, कुर्ट सिट्स, उनका मानना था या उन्होंने कहा था कि देखिए हम रद्दी की टोकरी से भी कलाकृतियों की रचना कर सकते हैं। और पहले उनको देखता हूँ, उन्होंने कोलाज माध्यम को चरम सीमा पर पहुंचाया, चरम सीमा तक पहुंचाया। और उनका एक वाक्य फेमस है, उन्होंने कहा था कि देखिए हम रद्दी की टोकरी से भी कलाकृति की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कोलाज बना। तो आज हमने इन 5 माध्यमों को देखा। अब हमारा एक माध्यम बचता है ग्राफिक या छापा चित्रण। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।